दोस्तों नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। टॉपिक है न्यायिक सक्रियतावाद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जैसा हम जानते हैं, भारत के संविधान में शासन के जो तीनों अंग हैं, जो शासन के तीनों स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों की शक्तियां अलग अलग विभाजित हैं। तीनों एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करते हैं, लेकिन संविधान के कुछ प्रावधानों के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि तीनों एक दूसरे के काम पे निगरानी बनाए रखते हैं, जिससे शक्ति का संतुलन बना रहता है और शासन एक प्रभावी तरीके से चलती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, उसके पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि तीनों के कार्य क्या हैं। तीनों के यदि प्रारंभिक कार्यों की यदि हम बात करें, तीनों के यदि हम मुख्य कार्यों की बात करें, तो पहला ये है कि विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है कानून का पालन करना या पालन कराना, और न्यायपालिका का काम है कानून की व्याख्या करना। सीधा सा है, बेसिक, बिल्कुल समझिए। अब जब तीनों के काम निर्धारित हैं, तो फिर ये जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियतावाद क्या है। तो न्यायिक सक्रियतावाद, देखिए, इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि जब विधायिका और कार्यपालिका की प्रक्रिया को नज़रअंदाज करके न्यायपालिका द्वारा कानून बनाने या आदेश जारी करने की शक्ति, जिसे आम भाषा में हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। देखिए, मतलब क्या है। मतलब ये है कि विधि बनाने का काम विधायिका का है। हो सकता है कोई ऐसा मसला हो जिस पे विधि बनाना अत्यंत आवश्यक हो, लेकिन विधायिका उसमें रुचि न ले रही हो, तो ऐसे में न्यायपालिका अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए वह कोई समुचित आदेश पारित कर सकती है, और उसका प्रभाव भी विधि के समान ही होगा। हो सकता है कार्यपालिका को कोई त्वरित निर्णय लेना हो, लेकिन कार्यपालिका उसमें रुचि न दिखा रही हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। वह स्वयं आदेश जारी कर सकता है, और उसका अनुपालन भी उसी रूप में होगा जिस रूप में वो शेष आदेशों का होता है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जो काम विधायिका और कार्यपालिका को करना चाहिए था, न्यायालय ने स्वयं रुचि लेकर उस काम को संपादित किया। आम तो हम लोग एक शब्द सुनते होंगे, PIL, जनहित याचिका। जनहित याचिका इसी का एक प्रोडक्ट है, इसी का एक उदाहरण है। अब हम समझेंगे कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना पड़ता है, या हम ये कह सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता के लिए वो कौन सी परिस्थितियां, कौन सी दशाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो पहला हम ये कह सकते हैं कि किसी जनहित के मामले में सरकार यदि उदासीन है, तो ऐसे मामले में हम न्यायिक सक्रियता को देख सकते हैं। दूसरा, कोई ऐसा मामला जिसमें न्यायपालिका को ये लगे कि सरकार की निष्पक्षता संदेह के घेरे में है, तभी हम देख सकते हैं कि वहाँ पे हमें जो न्यायिक सक्रियता देखने को मिलेगी। तीसरा, कोई ऐसा व्यापक मामला जो व्यापक जन समुदाय से संबंधित हो और लोग न्यायपालिका की तरफ जो है उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हों कि इस मामले में अब न्यायपालिका ही हस्तक्षेप कर दे तो शायद कुछ भला हो जाए। ऐसे लोग आमतौर पे वो होते हैं जिनका सरकार पर अधिक विश्वास बचा हुआ नहीं होता है। वे किसी अनुभव, किसी पूर्वधारणा, किसी पूर्वाग्रह से यह मान चुके होते हैं कि सरकार हमारे पक्ष में नहीं है, सरकार हमारी सुनने वाली नहीं है,
तो वे न्यायपालिका से अपेक्षा करते हैं कि बस अब इस मामले में न्यायपालिका ही हस्तक्षेप कर दे। तो वहाँ भी हमें न्यायिक सक्रियता देखने को मिल सकती है। ऐसा कोई विधिक मामला जिसका समाज पे व्यापक प्रभाव पड़ता हो, ऐसी स्थिति में भी हम देखते हैं कि न्यायपालिका स्वयं रुचि लेकर, मामले का संज्ञान लेकर वो त्वरित आदेश पारित करती है और हमें भी वहाँ भी जो है न्यायिक सक्रियता देखने को मिलती है। तो ये तमाम परिस्थितियाँ जो हैं, सबका लब्बुल-लुआब सिर्फ एक है कि जो काम विधायिका और कार्यपालिका को करना चाहिए था, वह काम न्यायपालिका कर रही है। जन आकांक्षा को ध्यान में रख के कर रही है, या स्वयं रुचि लेकर कर रही है, या उसके सामने कोई प्रार्थना पत्र गया है, या कोई जनहित याचिका गई है, जो भी हो, लेकिन मामला यही है। अब हम ध्यान देंगे कि न्यायिक सक्रियता जो है, इसका कार्यपालिका और न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव क्यों पड़ेगा? क्योंकि शक्तियाँ सबके निर्धारित हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर सबकी शक्तियाँ निर्धारित हैं, सबके कर्तव्य निर्धारित हैं, सबके अधिकार बटे हुए हैं, और कोई एक संस्था दूसरे संस्था के अधिकारों का प्रयोग कर रही है, तो इसका मतलब सब कुछ अच्छा तो नहीं होगा। हो सकता है संबंधों में टकराव भी हो। तो हम देखेंगे कि इसका आखिर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला जो इसका प्रभाव ये है कि हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि न्यायपालिका कोई निर्वाचित संस्था नहीं है। न्यायपालिका का चुनाव नहीं होता है, न्यायपालिका के सदस्यों का चुनाव नहीं होता, और लोकतंत्र में चुनाव का एक विशेष महत्व है। न्यायपालिका से अपेक्षा रखने के क्रम में हम इस बात को नहीं भूल सकते कि एक चुनी हुई उत्तरदायी सरकार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमें अल्टीमेट भरोसा सरकार में दिखाना पड़ेगा और संसद में दिखाना पड़ेगा, विधायिका में दिखाना पड़ेगा। तो हम किसी भी रूप में किसी एक संस्था को दूसरे संस्था पे वरीयता नहीं दे सकते। दूसरा, न्यायिक सक्रियता विधि के शासन की अपेक्षा न्यायाधीश का शासन अधिक प्रतीत होता है। अब ये बड़ी विचित्र सी बात है कि आखिर विधि का शासन न्यायाधीश के शासन में कैसे परिवर्तित हो जाता है। हम देखते हैं, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी के समय से, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय से, उसके बाद के जो भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, हम ये देखते हैं कि सरकार के संबंधों का प्रभाव न्यायपालिका पर पड़ता है। सब लोग मनुष्य हैं, सबके अंदर अपने कुछ निजी विचार हैं, कुछ भावनाएं हैं, और कोई अपनी भावनाओं और विचारों से परे नहीं है। तो हम देखते हैं कि विधि का अनुप्रयोग व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की भावनाओं से प्रेरित होता है। आमतौर पे कहा जाता है कि फला जज ने सरकार को हिला दिया। यह उसी का उदाहरण है। न्यायपालिका का हस्तक्षेप ठीक है, होना चाहिए। सरकार की विधायिका की उदासीनता के फलस्वरूप न्यायपालिका का हस्तक्षेप होना चाहिए और होता भी है। लेकिन अल्टीमेट जो व्यवस्था का संचालन है, वह विधि के अनुसार, वह संविधान के अनुसार होना चाहिए, ना कि न्यायाधीश के अनुसार होना चाहिए। अगला, न्यायिक सक्रियता जो है, यह विधायिका और अन्य संस्थाओं पर दबाव डालती है। विधायिका और अन्य संस्थाओं पर न्यायिक सक्रियता दबाव डालती है और उनमें वो जिम्मेदारी का भाव पैदा करती है। मतलब ये कि यदि कोई संस्था उदासीन है, अपने कार्यों का सही ढंग से निष्पादन नहीं कर रही है,
तो न्यायपालिका उस पर एक तरीके से दबाव बनाने का काम करती है कि नहीं देखो ये काम तुम्हारा था, तुमने नहीं किया। तो एक नैतिक दबाव बनता है उसके ऊपर, उसे लगता है कि नहीं हमारी निगरानी के लिए कोई बैठा है। तो इससे शासन प्रशासन अच्छे तरीके से जो है संचालित होता है, हो सकता है। अगला जो इसका प्रभाव है, हम ये कह सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता जो है यह कार्यपालिका व न्यायपालिका को प्रतिस्पर्धी संस्था के रूप में एक दूसरे के सामने खड़ा कर सकते हैं, न कि सहयोगी संस्था के रूप में। हमें ध्यान देना पड़ेगा, लोकतंत्र में जितनी भी संस्थाएं बनी हुई हैं वह एक दूसरे के सहयोग के लिए बनी हैं, ताकि अल्टीमेट अंततः भला जनता का हो। तो संस्थाएं जो हैं उनको अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि वह बेहतर ढंग से एक सहकार की भावना, एक सहयोग की भावना के साथ जनता की भलाई के लिए काम कर सकें, न कि अपने शक्तियों के बेहतर और व्यापक प्रदर्शन के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाएं। तो न्यायिक सक्रियता इसमें सहयोग करता है। न्यायिक सक्रियता संस्थाओं को जो है प्रतिस्पर्धी बना देता है, न कि सहयोग की भावना विकसित होती है। तो हम देखते हैं कि न्यायिक सक्रियता के अपने कुछ गुण हैं, अपने कुछ अवगुण हैं। ये कोई भी व्यवस्था होगी परफेक्ट नहीं होती है। उसका उपयोग कैसे होगा, उपयोग करने वाले कौन से लोग हैं, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कोई अगर सुझाव होगा तो इसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार।